सो हेलो एंड वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आपको ऐसा ये नहीं सोचना है कि फॉर्म का डेट अगर आगे बढ़ गया है तो हम भी अपनी तैयारी आराम से करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि आपको ना टाइम मिल जाता है रिवाइज करने का एंड एक चीज को आप 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं सोचना है कि चलो फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ है, ये 9 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है एंड 7 अक्टूबर तक ये फॉर्म भराने वाला है, राइट। सो ये नहीं सोचना है कि चलो आराम से अपने 9 को फॉर्म भर रहा है ना, तो हम लोग आराम से तैयारी करेंगे, ये चीज अपने दिमाग से निकाल देनी है, राइट। एंड मन लगा के पढ़ाई करनी है। सो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो हमारा क्लास है फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी ये 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। एंड जिन्होंने अभी तक इस कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है, सो आप इस नंबर पे कॉल करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो हम लोग PYQ को प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी 2017 में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड हमने आज की क्लास में हम 140 क्वेश्चन को टोटल कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड आई होप आपको इन 140 क्वेश्चन से क्वेश्चन का पैटर्न एंड द वे दे आर जस्ट फ्रेमिंग द क्वेश्चन वो पता चल गया होगा। एंड मैं कह रही हूँ कि ये जो मैं आपको बताती हूँ जो भी चीज, बेसिकली आपको सारे वर्क्स का थोड़ा 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 नॉलेज हो गया होगा। मतलब इस आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करते करते आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू जैसे कह सकते हैं, वो आपको एक इस सिलेबस का आइडिया हो गया होगा मेरे ख्याल से, राइट। एंड आई होप आप, मैं जो अपने क्लास में बता रही हूँ, आप उसे नोट डाउन करते हैं एंड उसे नोट डाउन करने के साथ साथ ही उसे आप रिवीजन भी करते होंगे। यानी क्लास के बाद आपका क्या काम है, अगर मैंने कुछ भी पढ़ाया है एंड आप अगर उसे नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपका काम है उसे एक बार रिवाइज करने का। जैसे कि मैं क्लास में अभी बता दूं, ये फॉर एग्जांपल मैं आज क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने 131 से 140 क्वेश्चन को कंप्लीट किया एंड मैंने जो जो बताया आपने उसे नोट डाउन किया। एंड क्लास के खत्म होने के बाद सिर्फ 10 मिनट देना है। 10 मिनट काफी है उस चीज को रिवाइज करने के लिए, दोबारा से पढ़ने के लिए, राइट। सो अगर मैं आपका एक टेस्ट लूं और उसमें मैं कहूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को, यानी 140 क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं एंड उन सारे क्वेश्चंस में आपका सेम वही क्वेश्चन रहेगा, आपका कितना क्वेश्चन कलेक्ट होने वाला है, सेम वही क्वेश्चन, सब कुछ वही रहेगा। बट अगर मैं फिर से इस चीज की टेस्ट लूंगी, तो आप उसमें कितने नंबर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपका काम है। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो कि है डैश इन जूट द ऑब्सक्योर was washing pigs chitterlings by a stream with her friends when Jude Fawley first saw her। तो ये जो जूट द ऑब्सक्योर है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा एंड मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये जूट द ऑब्सक्योर लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा एंड इट इज द लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, ठीक है। तो इस नॉवेल में जूट जो है किसे देखता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो पिग के चिटरलिंग्स को साफ कर रही होती है एक स्ट्रीम में विथ हर फ्रेंड्स। तो वो इस जगह पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? सो आंसर होगा एराबेला डॉन, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है एराबेला डॉन, ठीक है। अब मैं बता दूं, ये जो जूड है, जूड फॉली, इसे एराबेला से लव हो जाता है एंड फिर ये एराबेला से शादी कर लेता है, ठीक है। बट इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है, एराबेला से लास्ट में ये अलग हो जाता है एंड फिर ये डिसाइड करता है कि मुझे इसका जो मेन एम रहता है एजुकेशन का या स्कॉलर बनने का, इसका एक सपना रहता है स्टार्टिंग से, क्योंकि ये एक स्टोन मैसन रहता है। ये काम क्या करता है, ये स्टोन मैसन का काम करता है एंड ये कभी उस अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया है ड्यू टू वर्क प्रेशर, राइट। सो क्रिसमस में ये सोचता है कि चलो मैं अपने एजुकेशन को फिर से या स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ओवरव्यू बता दी आपको जूट के बारे में। सो आंसर क्या होगा, एराबेला डॉन इन जूट द ऑब्सक्योर वाज वॉशिंग pigs chitterlings by a stream with her friends when Jude Folly first saw her, right। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है who are the spirits in the play
द टेम्पेस्ट। ये टेम्पेस्ट है एक प्ले, किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये प्ले लिखा गया है। एंड इस प्ले में ना बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। एंड इस प्ले का जो कैरेक्टर है मिरांडा है, ठीक है, कैलिबन है, ये लोग ना सारे मैजिशियन है, सारे मैजिक करते हैं, ठीक है। तो इस प्ले में कौन कौन से स्पिरिट्स हैं? तो स्पिरिट्स के नेम आप जस्ट रिमेम्बर कर लीजिएगा, जो कि है आयरिश, सेरस, जूनो, निम्फ्स, हीपर्स एंड एरियल। आंसर होगा एरियल, मतलब ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये और ये जो एरियल है इसके बारे में बताया गया है कि ये एक एयरी स्पिरिट है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है कि एरियल जो है ये एक एयरी स्पिरिट है, राइट। सो हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले? तो नेम्स है आइरिस, सेरस, जूनो, निम्स, हीपर्स एंड एरियल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। एंड टेम्पेस्ट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। आई होप आपको पता चल गया होगा, ये मैंने प्रीवियस भी आपको बताया है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है डैश इज द की नोट ऑफ द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एज। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें मेन फोकस करना है रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज पे, ठीक है। हमें फोकस करना है इन दोनों एज पे, बिकॉज एज इन्होंने दे रखा है 1798 से 1900 तक। तो ये एज होता है रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज, रोमांटिक एंड विक्टोरियन एरा का ये टाइम है। एंड हमें क्या करना है ना कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें सिर्फ राइटर्स एंड पोएट्स को नहीं पढ़ना है, हमें ना रोमांटिक एज के बारे में पढ़ना है, विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ना है, दोनों का बैकग्राउंड देखना है, हमें दोनों का बैकग्राउंड देखना है, बिकॉज उसके बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड थीम से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज द की नोट ऑफ द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एज। तो जब तक हम विक्टोरियन एज के बारे में नहीं जानेंगे, हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो हमारे लिए ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है मोरल पर्पस, ठीक है। तो मोरल पर्पस इज द की नोट ऑफ द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एज, ठीक है। बेसिकली अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो जस्ट आप ना कोई एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बुक लीजिए एंड उससे ना रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज को पढ़िए, उनके राइटर्स को नहीं, उस एज को पढ़िए, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को पढ़िए एंड उस एज में क्या क्या हुआ, ठीक है, उन सारी चीजों को पढ़िए, बिकॉज उन सारी चीजों से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो मैं आपको, आपके पास होगा कोई भी राइटर का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि बहुत बेसिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा, जैसे आप डेविड डाइचेस ले सकते हैं, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, राइट। उसमें आप ये चीजों को देख सकते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोरल पर्पस इज द की नोट ऑफ द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एज, राइट। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है men of family would not be very fond of connecting themselves with a girl of such obscurity when the mystery of her parentage come to be revealed. Who speaks these lines in Emma and about whom? तो ये जो लाइंस हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि ये लाइंस एम्मा की है। एंड इस लाइंस में एम्मा ने किसने कहा है एंड किसके लिए कहा है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा। सो ये चीज वही चीज है, किसने कहा एंड किसके लिए कहा, राइट। सो लाइन्स है, men of family would not be very fond of connecting themselves with a girl of such obscurity when the mystery of her parentage came to be revealed. Who speaks these lines in Emma and about whom? So these lines are spoken by Mr. Knightley about Harriet, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, these lines are spoken by Mr. Knightley about Harriet। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो एम्मा है, एम्मा से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो एम्मा से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हेमलेट से पूछे जा रहे हैं बेसिकली ज्यादा, ठीक है।
डेविड कॉपरफील्ड से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड से पूछे जा रहे हैं, सो ना, एंड मिडिल मार्च से भी पूछा जा रहा है, एंड हाँ, थॉमस हार्डी का जो जूड है, जूट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली ना इन सारे वर्क्स पे ना हमें खास करके फोकस करना है, एंड इनके कैरेक्टर्स पे खास करके हमें फोकस करना है, राइट। सो देखिए, जैसे कि एम्मा से एक ही कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया, मिस्टर नाइटली है, हेरियट है, मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हो करके इस बार कोई क्वेश्चन आ जाए जो मिस्टर वेस्टन एंड एम्मा से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर मिस्टर एल्टन एंड हैरिट से रिलेटेड हो, या फिर मिस्टर राइट नाइटली एंड जेन से रिलेटेड हो। तो हमें ना एक एक कैरेक्टर को वेरी डीपली पढ़ना है, एक्चुअली कम से कम हमें ना उनके बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कौन से वर्क में है या फिर कौन से नॉवेल में है, ठीक है, क्योंकि पोएट्री में जनरली कोई कैरेक्टर रहते नहीं है, बेसिकली जिक्र रहता है, ठीक है, एंड बेसिकली नॉवेल्स में कैरेक्टर होते हैं, प्लेज में कैरेक्टर होते हैं, तो हमें एटलीस्ट ना ये बहुत जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो लाइंस हैं, men of family would not be very fond of connecting themselves with a girl of such obscurity when the mystery of her parentage came to be revealed. These lines are spoken by Mr. Knightley about Harriet, right? Answer होगा option number 2. So आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे, जो कि है which Indian language plays a part in the wasteland? wasteland किसने लिखा है आपको पता है, इलियट ने लिखा है। एंड इस वेस्टलैंड में हमने क्या देखा है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो कुछ टर्म्स हैं ऐसे, संस्कृत रिलेटेड टर्म्स हैं, आपने देखा होगा, राइट। सो वो ना वो सारे टर्म्स जो है ना वो संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है। वेस्टलैंड में एलियट ने संस्कृत लैंग्वेज को एज अ पार्ट इस प्ले में मतलब इसमें प्लेस किया है, यानी कि इस वेस्टलैंड में इलियट ने संस्कृत को यूज किया है। जैसे उन्होंने कहा है ना शांति शांति शांति, तो शांति 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 ना इट्स अ संस्कृत वर्ड, राइट। सो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि वेस्टलैंड में यूज हुआ है कौन सा इंडियन लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज है संस्कृत, वो उर्दू नहीं है, मराठी नहीं है, ना ही हिंदी है, जस्ट दिमाग में डाल लेना है कि लैंग्वेज है संस्कृत, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नहीं भूलिएगा, वेस्टलैंड दिमाग में आ जाना, शांति 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 विच इज अ संस्कृत वर्ड, तो आंसर होगा संस्कृत। तो संस्कृत लैंग्वेज प्लेज अ पार्ट इन द वेस्टलैंड, राइट, बाय टीएस इलियट। एंड मैं फिर से पूछ रही हूँ, वेस्टलैंड में 5 सेक्शंस हैं, ये भी नहीं भूलना है, ठीक है। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हु कॉल्स एरियल thou which art but air in act 5 scene 1 of the tempest, ठीक है। अब मैंने एरियल के बारे में आपको पहले इसने बताया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कि एरियल एक एयरी स्पिरिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि thou which art but air, ठीक है, यहाँ पे एयर मतलब समझ जाइए कि एरियल के बारे में कहा गया, बिकॉज वो एक एयरी स्पिरिट थी। तो ये जो लाइन्स है ये किसने कही है, ये लाइंस किसने कही है, तो ये लाइंस कही है प्रोस्पेरो ने, विच इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट, ठीक है। प्रोस्पेरो वो एक मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, तो उसने कही है ये लाइंस। ये कौन था प्रोस्पेरो, अगर आपने लिखी होगी, मैंने बताया है, आपने अगर लिखा होगा अपनी कॉपी में, तो आप जस्ट उसे जस्ट देख सकते हैं कि ही वाज द ड्यूक ऑफ मिलान, ये मिलान का ड्यूक था, एंड ये ना मैजिक, ये लोग मैजिक करते थे। टेम्पेस्ट ना बेसिकली एक मैजिक वाला आपको प्ले मिलेगा, बहुत सारे मैजिक हैं इसमें, ठीक है, बहुत मजा आएगा अगर आप इसे पढ़िएगा तो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इन्होंने चूज किया है टेम्पेस्ट को, जो कि बहुत ही अच्छा प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो प्रोस्पेरो कॉल्स एरियल दाउ विच आर्ट बट एयर, और कब कहा है ये, एक्ट 5 सीन 1। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शेक्सपियर से ना एक्ट एंड सीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक्ट एंड सीन से रिलेटेड, ठीक है, एक्ट एंड सीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ये विलियम शेक्सपियर के वर्क से ही आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर भी हमें ध्यान देना है, राइट। सो आंसर होगा इसका प्रोस्पेरो, जिन्होंने कहा था एरियल के लिए दाउ विच आर्ट बट एरी, ठीक है।
बिकॉज एरियल जो था वो एक एयरी स्पिरिट था, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है द मेन नेगेटिव कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड आर। डेविड कॉपरफील्ड अगर आप पढ़िएगा तो उसमें मेन नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, एंड उसमें से एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर, मेन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। क्या आपको प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट में डिफरेंस पता है? प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं जो हीरो होता है, एंड एंटागोनिस्ट कहते हैं जो विलेन होता है। नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट होता है हीरो एंड एंटागोनिस्ट कहते हैं विलेन को, राइट। प्रोटोगोनिस्ट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एंटागोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट किसे कहते हैं? तो हीरो को कहते हैं, ठीक है। एंड एंटागोनिस्ट कहते हैं विलेन या फिर जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है, राइट। सो डेविड कॉपरफील्ड में कौन से नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं? एंड यहाँ पे ऑप्शन में तीन तीन नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है। तो पहला तो मैं एक बता दूं, जो है यूरिया हीप, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डेविड कॉपरफील्ड में इसका बहुत ज्यादा नाम है, राइट। एंड सो यूरिया हीप तो है ही, उसके साथ साथ और कौन से दो और नेगेटिव कैरेक्टर हैं? सो वो है मिस्टर मर्स्टोन एंड मिस्टर प्रीकल। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि है मिस्टर मर्स्टोन, यूरिया हिप एंड मिस्टर प्रीकल। द मेन नेगेटिव कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड आर मिस्टर मर्स्टोन, यूरिया हिप एंड मिस्टर प्रीकल, राइट। सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, राइट, ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है who described Coleridge as an archangel a little damaged? किन्होंने कॉलरिज को एज एन आर्कएंगल अ लिटिल डैमेज्ड कहा है? क्या वो चार्ल्स डार्विन थे, क्या वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, या फिर वो चार्ल्स लैम है, या फिर वो मैथ्यू आर्नल्ड है? तो क्या होगा इस किन्होंने एस टी कॉलरिज को कहा है ये, ठीक है। तो ये थे चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम डिस्क्राइब कॉलरिज एज एन आर्कएंगल a little damaged या फिर archangel a little damaged, right। so आंसर होगा चार्ल्स लैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 139। Phillotson in Jude the Obscure feels dash and dash are extraordinary. Similarly, when he says they seem to be one person split into two. फिलोस्टन है, एक कैरेक्टर है जूड का, एंड वो किसके बारे में कहता है कि दे सीम टू बी वन पर्सन स्प्लिट इनटू टू, यानी एक इंसान है लेकिन दो जगह वो स्प्लिट हो गए, बट गए हैं। तो किनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है जूड एंड स्यू के बारे में, ठीक है। बिकॉज जूड एंड स्यू जो रहते हैं, मैंने स्लाइड में डाल रखा है, जूड फॉल्स इन लव विथ स्यू, ठीक है, द मोस्ट आर्टलेस एंड नेचुरल काइंड। हर he desire her as a lover, though they do not marry because of the belief that marriage in the Foley family have a tragic end. Moreover, Sue is in need of a partner who is a good friend and not a lover. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जूड को ही जस्ट फेल इन लव विथ स्यू, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जूड फॉली है, एंड वो बताता है कि फॉली फैमिली का ना एक बिलीफ है कि यहाँ पे ना जो मैरिज होती है ना उसका बहुत ट्रेजिक एंड होता है। बिकॉज एराबेला के साथ जब जूड का रिश्ता जब टूट जाता है तो माना जाता है कि नहीं, अगर फिर से ये शादी करता है तो वो शादी कभी एक बहुत ट्रेजिक एंड हो जाएगा, राइट। बट स्यू जो है उसको क्या चाहिए? उसको एक पार्टनर चाहिए हु इज अ गुड फ्रेंड, जो एक अच्छा दोस्त हो, जस्ट नॉट अ लवर, राइट। सो यहाँ पे कहा जाता है, फिलोटसन कहता है कि इन जूड द ऑब्सक्यूर फील्स Jude and Sue are extraordinary similar when he says they seem to be one person split into two, right? So answer होगा option number 1। अब हम आते हैं next question में, जो कि है the famous lines
Gods in Heaven, All Right with the World by Browning occur in the long lyrical poem. तो ये जो फेमस लाइंस हैं ये कौन से पोएम में ऑकर करती हैं, कौन से पोएम में ये लाइंस आती हैं? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है पिप्पा पासेस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है पिप्पा पासेस। सो पिप्पा पासेस क्या है? पिप्पा पासेस इज अ वर्ड्स ड्रामा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. It was published in 1841 as the first volume of his Bells and Pomegranate series. ठीक है, ये याद रखिएगा. In a low-priced 2-column edition for 6 pence, he and republished in his collected poems of 1849, where it received much more critical attention. It was dedicated most admiringly to the author of Ion, Thomas Known Talfourd. It is best known for the lines God in his heaven, all right with the world. ये famous line आपको मिलती है पिप्पा पासेस में, राइट? सो इस स्लाइड को आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? इस स्लाइड को नोट डाउन कर सकते हैं. सो आंसर होगा द फेमस लाइन गॉड इन हेवन ऑल राइट्स विद द वर्ल्ड occur in पिप्पा पासेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, सो हमारा जो फिर से काम है रिवाइज करने का, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं जो कि है Arabella Dawn in Jude the Obscure was washing pig's chitterlings by a stream with her friends when Jude Folly first saw her. Right answer होगा Arabella. Who are the spirits in the play The Tempest? तो spirits कौन कौन से थे Tempest में? वो है Iris, Ceres, Juno, Nymphs, Hesperus and Ariel. तो कितने spirits हुए? 6. याद रखिएगा 6 spirits. ठीक है, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है moral purpose is the keynote of the literature of Victorian age. यानी moral purpose is the keynote of the literature of Victorian age. ठीक है, एंड ये लाइंस किसने कही है? Men of family would not be very fond of connecting themselves with a girl of such obscurity when the mystery of her parentage came to be revealed. These lines are spoken by Mr. Knightley about Harriet. ठीक है, Mr. Knightley about Harriet. अब हम आते हैं which Indian language plays a part in the wasteland. तो वेस्टलैंड में हम संस्कृत को देखते हैं एज अ पार्ट. ठीक है, एलियट ने संस्कृत को यूज किया था, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हु कॉल्स एरियल thou which art but airy. किसने कहा है? कहा है प्रोस्पेरो ने, जो कि किंग ऑफ मिलान थे, राइट? ड्यूक ऑफ मिलान, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं द मेन नेगेटिव कैरेक्टर in David Copperfield are Mr. Murdstone, Uriah Heep and Mr. Creakle. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है who described Coleridge. यहाँ पे ना कॉलेज की स्पेलिंग आप थोड़ी सही कर लीजिए, राइट? Who described Coleridge as an archangel a little damaged, right? तो कहा है चार्ल्स लैम्ब ने, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं Phillotson in Jude the Obscure feels Jude and Sue are extraordinarily similar when he says they seem to be one person split in two, right? The famous lines Gods in heaven all rights with the world. ये लाइंस ब्राउनिंग के कौन से लॉन्ग लिरिकल पोएम में ऑकर करती है? तो पोएम है पिप्पा पासेस, राइट? एंड ये स्लाइड्स रही पिप्पा पासेस की, आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. आई होप आप लोगों को ये जो पीवाईक्यू का सीरीज था आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड ओवरव्यू जो था क्वेश्चंस का आप लोगों को बहुत हद तक ये समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं. एंड आई होप आपने इन सारी चीजों को नोट डाउन किया होगा जो जो मैंने अपने स्लाइड्स में डाली या फिर मैंने जो भी कही, जो भी बातें आप लोगों को कही, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.